प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजन मूलक हिंदी। कल मैंने आपको संचार के प्रकार, संचार की विशेषताएं और संचार के तत्व, संचार के विविध रूप और जनसंचार के क्षेत्र और जनसंचार के लाभ, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कोशिश की। कल संचार के तत्वों का सामान्य परिचय मैंने आपको प्रदान किया। आज मैं संचार के जो प्रमुख तत्व हैं उन तत्वों का विस्तृत उल्लेख आप लोगों के सम्मुख करने जा रहा हूं। साथ ही साथ संचार के तत्वों का विस्तृत उल्लेख और साथ ही साथ जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण, ये दो चीजें आज मैं आपके सामने प्रमुखता से रखने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित रूप से इन दोनों के विस्तृत जानकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा और वो निश्चित रूप से इस पर किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न आपके सामने परीक्षा में उपस्थित होता है तो उसका बहुत ही सरल शब्दों में आप लोग उत्तर दे सकते हैं। मैं वीडियो के साथ साथ इनकी पीडीएफ भी जो मैंने आप लोगों को प्रेषित किए हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके इस सेकंड ईयर के प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यक्रम में लाभकारी सिद्ध होंगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संचार के तत्वों पर। पहला तत्व है संप्रेषक या संचारक या संचार स्रोत। तो संचार की जो प्रक्रिया है इसको क्रियान्वित करने का मुख्य कार्य संप्रेषक या संचारक होता है। अतः प्रथम संचार तत्व के रूप में संप्रेषक या संचार स्रोत का ही उल्लेख किया जाता है। इसी रूप में वक्ता, कार्यकर्ता, नेता, अधिकारी, विशेषज्ञ, संबंधी, मित्र, पड़ोसी की भूमिका संप्रेषक के रूप में देखी जा सकती है। संप्रेषक को संदेश की पूर्ण जानकारी होती है या जानकारी रखना अनिवार्य हो जाता है। संचारक या संप्रेषक ही संचार प्रक्रिया आरंभ करता है, वही संदेश का स्रोत होता है तथा संचार की रचना इस अभिप्राय से करता है कि जिससे वांछित प्रतिक्रिया पैदा हो और लोग प्रभावित हों। इसलिए संचारक में ये गुण भी होने आवश्यक हैं। पहला गुण है उसकी निपुणता, दूसरा उसकी मनोवृत्ति, तीसरा उसके ज्ञान का स्तर और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक आचरण। तो इस प्रकार से प्रत्येक संचारक में या संप्रेषक में ये चार गुण होने चाहिए जिससे कि वह अपने उस संचार को बहुत ही उपयोगी और सार्थक, प्रभावकारी बना सके। क्योंकि मनुष्य जो है वो अगर निपुण नहीं है तो वो निपुणता के बगैर प्रभावी संचार प्रक्रिया अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो संचारक का दूसरा गुण जो है उसकी मनोवृत्ति। यह मनोवृत्ति संचार पर तीन प्रकार से प्रभाव डालती है। उसका अपने प्रति व्यवहार, विषय वस्तु के प्रति उसकी धारणा और प्राप्त करने वाले लोगों के प्रति उसका आकार और व्यवहार। इस तरह से जो मनोवृत्ति है वो संचारक की मनोवृत्ति भी विशेष रूप से प्रभावकारी सिद्ध होती है। संप्रेषक या संचारक का तीसरा गुण उसके ज्ञान का विस्तार है। संचारक या संप्रेषक के ज्ञान का प्रभाव उसके संचार संबंधी व्यवहार पर पड़ता है। अतः संचारक या संप्रेषक को विषय वस्तु की अच्छी समझ, सही मनोवृत्ति, उचित माध्यम का चुनाव तथा प्रापक की विशेषज्ञता या विशेषता की जानकारी संचार को प्रभावशाली बनाती है। चौथा गुण उसका मैंने आपको बताया था सामाजिक एवं सांस्कृतिक आचरण। कोई भी संप्रेषक या संचारक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक
जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करता है। उसके बाद आता है संचार का दूसरा तत्व, संदेश। संचारक बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर या संकेत से अपने विचारों या सूचना या अपील, भाव आदि को प्रस्तुत करता है। तब वह संदेश में सामान्य विचार प्रस्तुत करता है। संदेश सूचनाओं का बंडल, पैकेज होता है। संदेश ऐसी सूचना है जिसे संचारक या अपने दर्शक, श्रोता, पाठक द्वारा ग्रहण करने, समझने, स्वीकृत करने या उस पर क्रियान्वय करना चाहता है। संप्रेषक जो कुछ प्रापक या संग्राहक को बताता है वह संदेश कहलाता है। संदेश की निम्न विशेषताएं: संदेश उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। संदेश में संतुलित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए। नंबर 3, प्रापक या संग्राहक की आवश्यकताओं, क्षमताओं, मान्यताओं के अनुरूप संदेश होना चाहिए। नंबर 4 है समयानुसार होना चाहिए, समय के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 5, उसमें व्यवहारिक स्थिति का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि प्रापक, प्राप्त करने वाला उससे लाभान्वित हो सके। तो इस प्रकार से संदेश की ये 5 विशेषताएं थी। और तीसरा आता है संचार का तत्व, संचार माध्यम या संचार सरणी, चैनल। संचारक प्रापक के मध्य, माध्यम या सरणी अथवा चैनल, सेतु या पुल का कार्य करता है। माध्यम या सरणी या चैनल कुछ भी हो सकता है जिसे संचारक अपने को भावी प्रापक से जुड़ने के लिए प्रयोग में लाता है, जैसे आपसी बातचीत द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, पत्राचार द्वारा, सभाओं के द्वारा, बैठकों के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा और विशेष बुलेटिन के माध्यम से, वीडियो फिल्म के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से और टेली मैसेज और साहित्य आदि के माध्यम से वह अपने सेतु का निर्माण कर सकता है। संचार के सभी माध्यम या सरणियाँ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं और अपने आप में बेजोड़ हैं, लेकिन उनकी अपनी कमजोरियां भी हैं। अतः यह कह पाना कठिन है कि कौन सा माध्यम अच्छा है या कौन सा बुरा। संदेश कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, माध्यम या संचार सरणी के उपयुक्त चयन एवं प्रयोग के बिना प्रापक तक नहीं पहुंच सकता है और इस प्रकार संचार का प्रयास असफल हो जाता है। संचार की सफलता उसके लिखित चयनित माध्यम पर निर्भर करती है। निश्चित ही यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि संचारक को एक ऐसे माध्यम या चैनल का चयन करना होता है जो सर्वश्रेष्ठ हो और अपने संदेश को सफलतापूर्वक प्रापक तक पहुंचा सके। तो चैनल का अर्थात माध्यम का चयन करते समय संचारक को कौन कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, वो निम्न है। संदेश के तत्व, उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर संचार माध्यम का चयन करना चाहिए। दर्शक, श्रोता, पाठक तक सरलता से पहुंचने वाले माध्यम को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 2 नंबर 3, दर्शक, श्रोता, पाठक को एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करने के लिए बाध्य करने वाला माध्यम होना चाहिए। नंबर 4, संचारक को उचित समय पर माध्यम की उपलब्धता होनी चाहिए। नंबर 5, प्रभावशीलता के आधार पर माध्यम पर कम व्यय का निर्धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से संचार माध्यम का चयन करते समय इन 5 बातों का प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 आता है संकेतीकरण, एनकोडिंग। संचार माध्यम या चैनल सरणी से होता हुआ संदेश ज्यों का त्यों प्रापक तक नहीं पहुंचता। प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाले के पास पहुंचने से पूर्व संचारक के भावों, विचारों, संदेशों को संकेत विशेष में परिवर्तित करना होता है, जिसे संकेतीकरण या एनकोडिंग क्रिया कहा जाता है। जे पाल लिंगस के अनुसार शब्द संचार क्रिया का मुख्य माध्यम है, लेकिन शब्द तभी तक प्रभावशाली होते हैं जब इनके साथ साथ संकेत जैसे चित्र, पोस्टर, ग्राफ, कला आदि का भी प्रयोग हो, तभी शब्द प्रभावशाली बन पाते हैं। नंबर 5 आता है संकेत वाचन, डिकोडिंग। आज अनेक समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण मात्र यह है कि जिस संदर्भ में जो कुछ कहा जाए, संप्रेषित किया गया, उसका संकेत सही रूप में ग्रहण नहीं
किया गया था। यह कहें कि संकेत का अर्थ उल्टा या विपरीत लगा लिया जाए। संचार प्रक्रिया में संदेश का जो संकेतीकरण किया गया था, यदि वह संप्रेषक की योग्यता पर ही निर्भर था तथा प्रापक की क्षमता पर उसका संकेत वाचन भी निर्भर करता है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि प्रापक की योग्यता और क्षमता में कोई कमी होगी तो वांछित संदेश का अर्थ भी अपेक्षित रूप में प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रापक सूचना या संदेश देने से पहले उसे अपने तरीके से समझता है तथा उसे ग्रहण करता है तथा उसका संकेत वाचन डीकोडिंग सही होता है। तो इस प्रकार से डीकोडिंग का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में संचार के तत्वों में कार्य करता है। नंबर 6, संचार बाधा या शोर। संदेश के स्तर पर जनसंचार माध्यमों में शोर या बाधा की संभावनाएं अधिक हैं, जो मात्र माध्यम में ही नहीं जनसंचार प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर प्रकट हो सकती है। संदेश जब किन्हीं अड़चनों, बाधाओं, अवरोधों के कारण प्रापक तक नहीं पहुंचता अथवा उसमें किसी प्रकार व्यवधान आ जाता है, संचार क्रिया विविध कारणों से बाधित होती है, तो वह संचार बाधा या संचार विघ्न कहा जाता है। तो इस प्रकार से संचार में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रापक के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी रखना आवश्यक है। प्रापक की आवश्यकता और रुचि, इसका ध्यान जरूर होना चाहिए संदेश प्रदान करने वाले को। दूसरी, प्रापक की परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों का भी ज्ञान मुझे होना चाहिए। तीसरा है, प्रापक की आयु और मानसिक स्तर का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। किसी नई वस्तु, उत्पाद या उपभोक्ता अधिक आकर्षित करने होते हैं। प्रापक निम्नलिखित प्रस्तरों को पार करके किसी वस्तु, उत्पाद या संदेश के प्रति एकाग्र हो पाता है। तो प्रापक के स्तर कौन से होते हैं? जानकारी, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और स्वीकरण। इस प्रकार से सातवां तत्व आता है संचार का, संग्राहक या प्रापक, रिसीवर। संदेश प्राप्त करने वाला संग्राहक या प्रापक या रिसीवर कहा जाता है। प्रापक सर्वज्ञ अथवा अल्पज्ञ हो सकता है। वह धैर्यपूर्वक सुनने वाला अथवा स्पष्ट रूप से सोचने समझने वाला अथवा भ्रमित दर्शक, श्रोता, पाठक हो सकता है। वह स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवक आदि के अतिरिक्त विभिन्न समुदायों के रूप में भी हो सकता है। वह व्यक्ति और समूह या जनसमूह के रूप में भी हो सकता है। संचारक या संप्रेषक का संदेश पाने वाला वह है। प्रापक या दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग में संचार श्रृंखला के अंतिम छोर पर होता है। वास्तव में प्रापक जितना ही संचारक के समरूप होता है, संचार उतना ही प्रभावी होता है तथा प्रापक संचार की भांति ही संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आठवां है प्रतिक्रिया, जिसे हम फीडबैक के नाम से जानते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका फीडबैक अवश्य लेते हैं कि इसके गुण अवगुण क्या होंगे और इसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ा। तो अंतिम जो इसका तत्व है वो है फीडबैक संचार का। संचार का अंतिम महत्वपूर्ण उसकी प्रतिक्रिया या प्रतिनिवेशन फीडबैक है। प्रापक जब संदेश प्राप्त या ग्रहण करता है तब संदेश पर उसकी प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में प्रत्यक्षतः दिखाई देती है। उसकी अभिव्यक्ति ही प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि अथवा फीडबैक कहलाता है। निर्विघ्न संचार व्यवस्था के लिए प्रतिक्रिया या फीडबैक का बहुत महत्व है, क्योंकि संचार की गति उससे नियंत्रित होती है तथा वही संकेतों को सही रूप में संप्रेषित करके आगे भेजता है। संक्षिप्त रूप में एक पंक्ति आशय है, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि अथवा फीडबैक गलती त्रुटि सुधारने का सर्वाधिक सुलभ यंत्र है और वह शोर या संचार बाधा पर काबू पा सकता है। संचार प्रक्रिया की स्थिरता तथा संतुलन के लिए प्रतिक्रिया या प्रतिनिवेशन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए संचार के स्तर पर वह शीघ्र ही प्राप्त की जा सकती है, परंतु जनसंचार के स्तर पर प्रतिक्रिया पर्याप्त समय लेती है।
इसके बाद आता है जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण। तो हम बताना चाहेंगे कि जनसंचार के जो माध्यम हैं उनका वर्गीकरण 4-5 रूपों में मुख्यतः किया जाता है, जैसे मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो इसमें रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, वीडियो, ऑडियो, बहुमाध्यम, मल्टीमीडिया के प्रभेद निम्न हैं। तो मल्टीमीडिया के जो कौन कौन से भेद हैं वो देखिए। कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो टेक्स्ट, टेलेक्स, वीडियो फोन, टेलीकॉन्फ्रेंस, टेलीटेक्स्ट, उपग्रह संचार, पेजर, सेलुलर फोन, फैक्स, ईमेल और केबल टेलीविज़न। तो इस प्रकार से जनसंचार के जो माध्यम हैं उन माध्यमों का ये एक सामान्य परिचय मैंने आपको दिया। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनसंचार के ये जो माध्यम हैं इन माध्यमों का विस्तृत जो वर्गीकरण है वो या विस्तृत इनके बारे में जो जानकारी है, जैसे मुद्रित माध्यम, तो मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र ही नहीं आते, अपितु पत्र पत्रिकाएं बहुत सारी जो निकलती हैं वो भी इसमें आती हैं। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को अगली कक्षा में प्रदान करूंगा। सामान्य वर्गीकरण जनसंचार के माध्यमों का मैंने आपको बताया, वो है, पहला है मुद्रित माध्यम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और तीसरा है बहुमाध्यम, मल्टीमीडिया। तो मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं, अखबार और विभिन्न प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं वो निकलती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, ऑडियो, वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। तीसरा है जो बहुमाध्यम, मल्टीमीडिया। इस मल्टीमीडिया में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो, टेक्स्ट, टेलेक्स, वीडियो फोन, टेलीकॉन्फ्रेंस, टेलीटेक्स्ट, उपग्रह संचार, पेजर, सेलुलर फोन, फैक्स, ईमेल और केबल टेलीविज़न। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको अगली कक्षा में प्रदान करूंगा। और उसके साथ साथ ही रेडियो का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर भी हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।